हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, जिसकी है ये क्लास 1। चैप्टर 2 फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। नाम तो ऊपर में लिखा ही हुआ है, फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो ये हमें पढ़ना है। ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो डोमेन के कुछ अलग से लेवल के, थोड़े अलग से क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े ऊपर लेवल के होंगे। डोमेन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रेंज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बस ऊपर हो जाएगा डोमेन और रेंज का। और यहाँ पर एक चीज है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। मतलब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, प्लस कर देने से कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ पे ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, ग्राफ राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या नीचे आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, या उल्टा हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन डोमेन रेंज से जरूर आता है और एक क्वेश्चन ग्राफ से जरूर आता है। जैसे चैप्टर 1 में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कौन कौन से? मॉडुलस के इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले और नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाले, इन दोनों से क्वेश्चन हर साल आपने देखा है। और वैसे ही फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स में भी दो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। वो पहला है डोमेन रेंज और दूसरा है ग्राफ। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग शुरू करेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन। सबसे पहले यही आता है जब भी किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज फंक्शन। चैप्टर 1 में हमने खत्म कहाँ पे किया था, रिलेशन पे किया था। अब हम लोग फंक्शन पे आते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। एग्जाम्पल देखना, 1 2 3 4 5 6। नाउ सी 7 भी डाल दिया। ये हो गया 1 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से करा दिया। तो क्या ये फंक्शन होगा बच्चे? तो देखो फंक्शन के लिए है कि हर प्री डोमेन का, दिस इज कॉल्ड अ प्री डोमेन, ठीक है। और प्री इमेज नॉट प्री डोमेन, प्री इमेज, ये तीनों हैं 1 2 3। इस सेट को हम क्या कहते हैं बच्चे? डोमेन सेट, जिसमें प्री इमेज होते हैं। प्री इमेज इन द सेंस इमेज से पहले क्या था। और 4 5 6 ये तीनों कहलाएंगे इमेज, जो कि मिलेंगे आपको किस में? रेंज के सेट में मिलेंगे, ठीक है। रेंज के सेट में मिलेंगे। तो फंक्शन के लिए है कि एवरी प्री इमेज शुड हैव सम इमेज, यानी 1 का भी इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है, तीनों का इमेज है। तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चे कि सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। सबका यूनिक इमेज का मतलब है सबके एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी 1 का एक इमेज है 4, 2 का एक इमेज है 5, 3 का एक इमेज है 6। तो देखो दो क्राइटेरिया है। पहला है कि सबका इमेज होना चाहिए और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज अ फंक्शन, देन इट इज अ फंक्शन। तो एक बार लैंग्वेज लिख ले बच्चे, उसके बाद से फिर एग्जाम्पल करेंगे। या चलो एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 इसके साथ, 2 इसके साथ। क्या ये फंक्शन है? ये तो था बच्चे। क्या ये फंक्शन है? कोई बता सकते हो मुझे? जो अभी मैंने डायग्राम बनाया, डज इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन? क्यों? क्यों नहीं है फंक्शन? बिकॉज 3 हैज नो इमेज। तो नो, एज 3 हैज नो इमेज, 3 का कोई इमेज ही नहीं आया। जब 3 का कोई इमेज नहीं आया तो एक प्री इमेज तो खाली रह गया। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का पहला क्राइटेरिया है कि एवरी प्री इमेज शुड हैव सम इमेज, ठीक है। पहला क्राइटेरिया फेल कैसे होता है ये तो हमने देख लिया। अब दूसरे क्राइटेरिया को जरा देखते हैं बच्चे। दूसरे क्राइटेरिया को लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। अब इसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, और है तब तो क्यों बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? Yes, Chandan, I think this is your first class, or have you attended any of my class? Yes, Chandan, is it your first class?
Are you familiar with the online platform? How to communicate with your teacher? You can use your chat box. You can just unmute your mic. All the things you are familiar with, na? Today we have started chapter 2 and अभी हम लोग चैप्टर 2 में फंक्शन और उसका डेफिनेशन कर रहे हैं. नो मैम, इट्स नॉट अ फंक्शन. ओके आकाश, क्यों नहीं है? क्योंकि वन के जो हैं दो दो इमेजेस निकल रहे हैं. वन हैज, ओके कोमल मिश्रा बीच में छूट गई थी क्या? कोमल मिश्रा इज ज्वाइनिंग फॉर 2 टाइम्स. दो दो कोमल मिश्रा है क्या? ओके, क्या कर रहे थे? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन. क्यों नहीं है फंक्शन? इट इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि वन के जो है ना, वन हैज 2 इमेजेस, 4 एंड 5 दो हैं. जबकि हमने सेकेंड क्राइटेरिया में पढ़ा है कि फंक्शन में किसी भी प्री इमेज का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. इज इट अ फंक्शन? जो भी आपको लगता है सही गलत सीधा जवाब देना है. यस, इट इज अ फंक्शन. अब आप कहोगे मैम 4 यूनिक इमेज नहीं है दोनों का. ऐसी बात नहीं है. यूनिक इमेज का मतलब होता है सिंगल होना चाहिए. आप काउंट करो ना कि 1 का कितना इमेज है, एक ही है. 2 का कितना इमेज है, एक ही है. 2 का कितना इमेज है, एक ही है. काउंटिंग करो. सो वी कैन से डैट कि 1 एंड 2 दोनों का यूनिक इमेज है. एंड वी हैव यूनिक इमेज ऑफ 5 ऑल्सो. वी हैव यूनिक इमेज ऑफ 3 ऑल्सो. तो 3 प्री इमेज हैं और तीनों का कुछ ना कुछ इमेज भी मिला है और तीनों का यूनिक इमेज भी मिला है. सो इट इज अ फंक्शन. अब जहां जहां फंक्शन है वहां वहां बच्चे हम लोग डोमेन और रेंज सीखेंगे. तो व्हाट इज डोमेन? कैन यू टेल मी इन दिस केस? 1 2 3 ये तीनों आएंगे डोमेन में. रेंज में सिर्फ आएगा बच्चे 4 5 6 जो इमेज में होता है, खाली वही रेंज में आता है. को डोमेन में क्या आएगा? जिस सेट में हम इमेज ढूंढने चलते हैं वो पूरा का पूरा सेट जो है वो हो जाएगा कोडोमेन. तो रेंज तो कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा ना. रेंज इज अ पार्ट ऑफ, रेंज सेट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये अपने दिमाग में रख लेना है. इसमें भी यस लिखा है तो इसमें बताओ कि डोमेन क्या क्या होगा. डोमेन विल बी 1 2 3. कोडोमेन इज व्हाट? कोडोमेन जो है वो है 5 6 और 7 भी आएगा कोडोमेन में. बट रेंज में ओनली 4 एंड 5 विल कम. 6 एंड 7 नहीं आएगा क्योंकि वो किसी का इमेज नहीं बन पाया. तो रेंज में खाली इमेज को डालते हैं, जिसको मौका नहीं मिला वो नहीं आएगा. ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन बच्चे लिख सकते हैं. फंक्शन की डेफिनेशन अब हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं. तो लिखेंगे अ रिलेशन इज अ फंक्शन क्योंकि एक रिलेशन ही आगे चल करके फंक्शन हो सकता है. अ रिलेशन इज अ फंक्शन if following criteria if following criteria are satisfied. if following criteria are satisfied. तो फर्स्ट वन क्या है? every pre-image must have some image. every pre-image must have some image. हर प्री इमेज का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए बच्चे? इमेज होना चाहिए. एंड दूसरा है एवरी प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज. एवरी प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज. यूनिक से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में आप लिख लो सिंगल. यूनिक का मतलब क्या है? सिंगल इमेज. तो अभी हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखे थे कि कब कब फंक्शन होगा और कब कब नहीं होगा. कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, आगे हम लोग देख सकते हैं. टाइप ऑफ फंक्शन में और भी क्लियर हो जाएगा. टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो बच्चे अभी हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे. ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखा है. टाइप्स ऑफ फंक्शंस.
हमें 4 टाइप के फंक्शन पढ़ने, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है 11th 12th में, वन वन, मेनी वन, ऑनटो, इनटो। ठीक है, तो अब उसी पे आते हैं और आपको बताना है, हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वन वन है, कौन सा ऑनटो है, कौन सा इंटो। आप अपने अपने मन में रखना, जब हम पूछेंगे तभी जवाब देना है। अगर आप नोटबुक लेके बैठ अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो आप अपना कॉपी कर सकते हो और अपना आंसर नोटबुक पे लिख सकते हो और वेट करो, जब हम पूछेंगे तब बताना आप। ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसके बारे में सोच करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, मुझे कुछ बातें लिखनी है। फिर इधर हो गया 1 2 3। ठीक है, अब आपने देख लिया, चारों आपको दिख रहा है। फर्स्ट के बारे में कुछ आइडिया लगा कि ये वन वन है, ऑन्टो है या इंटो है? आपने जो पहले पढ़ रखा है उसके हिसाब से बताओ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फर्स्ट वाला? चलो, वन वन की तो जवाब आई। वन 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 इसलिए क्योंकि हर प्री इमेज का देखो, एक मिनट थोड़ा सा लाइट कलर चूज कर, हर प्री इमेज का एक ही इमेज है और उल्टा चलो तो भी एक ही आ रहा है। मतलब एक प्री इमेज का एक इमेज और एक इमेज का एक प्री इमेज। इधर भी देखो 2 से 5 वापस चलेंगे, उल्टा एरो कर दो तो 5 से 2, 3 से 6, 6 से 3। तो ये वन वन है। और साथ ही साथ बच्चों ये ऑन्टो भी है। ऑन्टो का मतलब होता है कि जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए। देखो ना, यहाँ पर कोडोमेन में भी हम 4 5 6 को ही डालेंगे और रेंज में भी क्या आएगा, 4 5 6 ही आएगा। तो ये एक टाइप हो गया वन वन भी और ऑन्टो भी। ये क्या वन वन है? यस, ये भी वन वन है, क्योंकि जब हम वन से चलेंगे 4, 4 से 1 वापस आते एक ही है, 2 से 5, 5 से 2 एक ही है, 3 से 6, 6 से 3 एक ही है। मतलब चलना है फिर बैक आना है, चलना है फिर बैक आना है, ऐसे चेक करना है, सबका एक एक ही है। लेकिन ये होगा इंटो। इंटो ऑन्टो का मतलब ये देखो, इस हाथ में भी मेरी 5 उंगलियां हैं और इसमें भी 5 उंगलियां, सबको एक के ऊपर एक डाल दिया तो माई फिंगर्स आर ऑन टू द फिंगर्स ऑफ अदर हैंड। लेकिन एक फिंगर को लेकर के ऐसे मैंने बंद कर दिया तो क्या कहेंगे, माई फिंगर इज इन माई हैंड। तो इन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब ये छोटा पड़ जाए, एक छोटी चीज बड़े चीज के अंदर में आ जाए तो हम इन का वर्ड यूज करते हैं, और जब ओवरलैप कर जाए तो ऑन का वर्ड यूज करते हैं। उससे आपको याद रहेगा बच्चे। तो दिस इज ऑनटो एंड ये क्या हो गया, इंटो। क्यों हो गया इंटो? क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन जो है वो बड़ा है। देखो ना, को हाँ, कोडोमेन में 4 5 6 7 है, वो रेंज से तो बड़ा है। रेंज में सिर्फ 4 5 6 है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इंटो। और यहाँ पर क्या है, ऑन्टो। अब इधर आ जाओ बच्चे, तो ये है हमारा, ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मेनी वन। मेनी वन के साथ क्या होगा, ये इंटो। क्योंकि देखो ना, एक 6 जो है वो, हाँ ये खाली रह गया, ये 6 जो है ये क्या है बताओ, खाली है। और मेनी वन इसलिए क्योंकि मेनी से वन पे जा रहे हैं बच्चे। मेनी प्री इमेज हैव सिंगल इमेज। अगर एक से ज्यादा प्री इमेज का सेम इमेज हो रहा है तो फंक्शन वन वन से शिफ्ट होकर के मेनी वन में चला जाता है। तो दिस इज मेनी वन इनटू। अब इधर आ जाओ, ये किस टाइप का है, मेनी वन तो है। कैसे पता चला? क्योंकि वन से भी 4 पे जा रहे हैं और 2 से भी 4 पे जा रहे हैं और फंक्शन तो है बच्चे, क्योंकि 1 का एक ही इमेज है 4, 2 का भी एक ही इमेज है 4। तो मेनी वन और ये है ऑन्टो। तो हमने 4 टाइप के फंक्शन देखे, कौन कौन से? वन वन ऑन्टो देखा, वन वन इंटो देखा, मेनी वन इंटो देखा और मेनी वन ऑन्टो देखा। देखो ना, हमारे पास है कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, एक वन वन या फिर मेनी वन और एक है ऑन्टो और इंटो। इन दोनों को इसके साथ, तो ये हो गया तो वन वन ऑन्टो, ये हो गया तो वन वन इंटो, फिर ये हो गया तो मेनी वन ऑन्टो, फिर ये हो गया तो मेनी वन इंटो। 4 ही ऑप्शन है। तो ये 4 टाइप के फंक्शन हम लोग सेट के आधार पे, डायग्राम के आधार पे बता सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के फंक्शन हो गए।
इसमें किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछो बच्चे, नहीं तो अब हम इनवर्स पे चलेंगे कि किस इन चारों में से किसका किसका इनवर्स होगा, ये हमें देखना है। ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? नहीं है तो देखो, विच टाइप ऑफ फंक्शन हैज इनवर्स, विच फंक्शन हैज इनवर्स, किस फंक्शन का इनवर्स होगा ये हमें देखना है। तो देखो बच्चे, इनवर्स के लिए ये देखो जो एरो है ना उसका बस डायरेक्शन बदल देना है। इधर आ जाओ, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, और अब आपको इनको प्री इमेज जैसा सोचना है और इनको इमेज जैसा सोचना है। तो सब कुछ सही है। देखो ना, 4 5 6 तीन ही प्री इमेज थे, तीनों का कुछ ना कुछ इमेज तो मिल ही रहा है और सबका सिंगल सिंगल इमेज मिल रहा है, तो इनवर्स भी एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं बच्चे। तो 4 से 1, 5 से 2, 6 से 3, ये 7 का तो मिला ही नहीं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, दैट एवरी प्री इमेज शुड हैव सम इमेज। ये तो गलत साबित हो गया क्योंकि 7 का तो कोई इमेज मिला ही नहीं। तो इंटो में ध्यान से सुना जो बोल रहे हैं, इंटो फंक्शन में कुछ ना कुछ तो खाली रहेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो खाली रहेगा, और भी ज्यादा हो सकते हैं खाली। तो जब हम इन्वर्स कर रहे होंगे तो उनका फिर इमेज मिलना नामुमकिन होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटो फंक्शन हैज नो इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चे हम लिखेंगे इंटो फंक्शन हैज नो इनवर्स। क्यों नहीं है? इंटो फंक्शन हैज नो इनवर्स। क्यों? एज देयर विल एग्जिस्ट, ये उल्टा कैपिटल ई देयर एग्जिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं एमएमई में, मैथ्स में बच्चे, कॉलेज में, ये आपको अब समझना पड़ेगा। आप कहीं पे लिख लो, देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन such that there does not exist any x belonging to a domain such that fx is equal to y। मतलब सीधी सी बात है कि कोई ऐसा x नहीं होगा जिसका इमेज होगा y। तो जब हम उल्टा चलेंगे तो y will have no image, so y will have no image, y will have no image। ये मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया, आप डायग्राम का भी हेल्प लेकर के समझा सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि y इंटो फंक्शन हैज नो इनवर्स, ऐसे 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 कर देना, यहाँ पर कोई खाली रह गया तो हम कहेंगे इसका कोई प्री इमेज नहीं है, हेंस इट विल बी नॉट अ फंक्शन। तो इसका इनवर्स एक फंक्शन नहीं होगा। तो चलो, जैसे ही इंटो फंक्शन हैज नो इनवर्स, तो दो ऑप्शन तो बच्चे पहले ही खत्म हो गए। इसके पास इनवर्स नहीं होगा, इसके पास इनवर्स नहीं होगा। अब बचे ये और ये। इधर आ जाओ मेनी वन पे। मेनी वन पे जब बच्चे उल्टा चलोगे तो 4 का 1 और 4 का 2, ये तो नाइंसाफी है। 4 का तो दो दो इमेज मिल गया, मतलब इन्वर्स करेंगे तो 4 का 1 और 2, तो यूनिक इमेज वाली बात गड़बड़ हो जाएगी ना जब उल्टा बनाएंगे डायग्राम। तो मेनी वन के पास भी इन्वर्स नहीं होता है। तो लिखेंगे मेनी वन हैज नो इन्वर्स, मेनी वन हैज नो इन्वर्स। क्यों? एज criteria of unique image will fail, criteria of unique image will fail। यूनिक इमेज का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताओ बच्चे? फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि मेनी वन का भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब ले दे करके बस एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला फंक्शन। और ये बहुत काम का है, 1 1 ऑन्टो फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। तो एक ही फंक्शन का इन्वर्स होता है, वो है 1 1 ऑन्टो। अब तो दिमाग में सेट हो गया ना, ये चैप्टर 7 में भी आएगा जब हम लोग इन्वर्स फंक्शन थ्योरम करेंगे, वहां भी हम आपको बताएंगे कि 1 1 ऑन्टो फंक्शन का ही सिर्फ इन्वर्स होता है। तो हम नोट बना करके लिख देंगे, जो कि हमें हमेशा याद रखना है। नोट में है बच्चे कि 1 1 ऑन्टो फंक्शन, 1 1 ऑन्टो फंक्शन has only, या only 1 1 onto function has, only 1 1 onto function has inverse। सिर्फ 1 1 onto function के पास ही क्या होगा बच्चे? इन्वर्स होगा, और किसी भी फंक्शन के साथ इन्वर्स एग्जिस्ट
नहीं करेगा। यहां तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। जब पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लगा था 2011 में, अब उसको भी 10 साल हो गए हैं, तो बड़ा तहलका मच गया था कि सेमेस्टर सिस्टम लग रहा है, अब कैसे होगा, 6 महीने के अंदर ही हो रहा है। तब बहुत ज़्यादा डीयू में ये भी चलता था स्ट्राइक वगैरह की, नहीं सेमेस्टर सिस्टम हमारे लिए सही नहीं है, कुछ लोग कहते थे सही है, तो बड़ा स्ट्राइक वगैरह चलता था। तो उस साल इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ताकि सभी बच्चों के, और थोड़ी एक ही बार मैंने लाइफ में देखा है 2011 का पेपर बड़ा लिबरल चेकिंग हुआ था, क्योंकि जिस भी बच्चे से पूछो तो मैम 75 में 75 ज़्यादातर बच्चों के आ गए थे। जबकि एमएमई में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा तभी उसको फुल में फुल लाएंगे, क्योंकि बच्चा कहीं ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना, टीचर के उस पर खरा नहीं उतरता कोई भी स्टूडेंट, कहीं ना कोई लैंग्वेज में गलत निकाल सकता है टीचर, कुछ ना कुछ तो भाई हाफ नंबर भी कटेगा, 1 नंबर भी कटेगा। तो एमएमई में फुल आना बड़ी मुश्किल बात है। दूसरे पेपर में आ जाते हैं फुल, क्योंकि वहाँ तो क्वेश्चन का आंसर मैच कराना है। एमएमई में तो आंसर भी बहुत चीज़ों का एग्जैक्ट नहीं आता है, अल्फा बीटा के टर्म्स में बहुत कुछ रहता है, थ्योरी और ये होती है, मैथ्स में थ्योरी भी पूछते हैं, इसलिए कटने के तो चांसेस हैं यहाँ पर नंबर। तो उस साल बड़े आए थे 75 में 75, तो उसी साल का एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हम लोग दो काम कर रहे हैं। राइट डाउन विच इज फंक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन। विच इज फंक्शन, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट असाइनिंग सम जॉब, और हमें बताना है कि विच इज फंक्शन एंड इट्स टाइप, टाइप भी आपको बताना है, जिसमें से पहला है असाइनिंग रोल नंबर टू, असाइनिंग सीधा रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर सबको दे रहे हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्ट रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट, ठीक है। अब आपको सोच करके बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। किस तरीके से सोचोगे बताओ? तो रोल नंबर देंगे, तो रोल नंबर देना 50 बच्चों को, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? यस मैम होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होगा। चंदन ने जवाब दिया ये। यस मैम। कौन से कॉलेज से हो चंदन आप? मैम ये कॉलेज मैम श्यामलाल कॉलेज। ठीक है, सभी बच्चे वहीं से हैं, श्यामलाल। अभी हम लोग के पास डेटा श्यामलाल का ही इकट्ठा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आपने मेरा वीडियो लगता है पढ़ा है पहले, याद नहीं है? मैम, आज पहली क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा, वीडियो पहले नहीं पढ़ा जो यूट्यूब पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। और नो और आप यहाँ से हो या बाहर से हो? मैम, दिल्ली से श्यामलाल कॉलेज में अभी एडमिशन ही लिया था, 4th कट ऑफ में। अच्छा, तो आप दिल्ली के ही रहने वाले हो या बाहर से हो कहीं से? दिल्ली में ही, ठीक है, जैतपुर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, पहला है कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो इधर आप 50 बच्चों का नाम का लिस्ट बनाओगे, 1 2 3, सभी 50 बच्चों का नाम लिखोगे। इधर रोल नंबर होगा, सपोज करो रोल नंबर 501 502 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है, 550 तक। मान लो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 550 है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ऐसे सबका होगा। तो मुझे ये बताओ कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 ही रोल नंबर भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि 50 बच्चों में 100 रोल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे एक बच्चों को दो दो रोल नंबर दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जितने बच्चे एक क्लास में होते हैं उतना ही उस क्लास में रोल नंबर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ रोल नंबर मिलेगा, तो हम लिखेंगे ईच स्टूडेंट विल गेट सर्टेन रोल नंबर। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ रोल नंबर मिल रहा है। तो एवरी प्री इमेज हैव सम इमेज, और हर बच्चे को यूनिक रोल नंबर मिल रहा है, किसी भी बच्चे को दो रोल नंबर नहीं मिल रहा है। सो यस इट इज़ अ फंक्शन। तो ये तो सिर्फ इस चीज़ का जवाब है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जब ये फंक्शन है तो आपको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो ये होगा 1 1। वन वन फंक्शन। और ऑन्टो कौन बोलेगा? ऑन्टो भी तो होगा। यस मैम, वन टू भी होगा। हाँ, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो 50 ही रोल नंबर भी। ठीक है, ठीक है आकाश, आपका भी जवाब सही है, 1 1 ऑन्टो।
ये 1 1 ऑनटो फंक्शन होगा, क्योंकि इधर 50 बच्चे तो उधर भी 50 बच्चे, और सबका एक एक ही है, तो 1 1 और 50 50 दोनों जगह है, तो फिर ऑनटो। अब दूसरे पे आ जाओ। इसी के लिए 3 नंबर या 4 नंबर थे, दोनों के लिए लॉजिक बस लिखना है वहां पर, और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट। क्या ये फंक्शन होगा? 50 बच्चे हैं, मान लो कि जो एग्जाम हुआ है वो 100 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है, 50 बच्चे हैं, सबको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा? देखो हर बच्चे, नो मैम, क्यों नहीं होगा? कहाँ पे आपको लगता है कि डिस्टर्ब होगा? बिकॉज बिकॉज मैम किसी न किसी बच्चे के सेम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकती है, क्या हम कोई लोग मान बच्चा, करके ही चलेंगे कि बहुत सारे बच्चों के सेम आ गए हैं, सबने चीटिंग कर ली, सबके सेम आ गए, ये भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ये फंक्शन होगा, देखो कैसे। हाँ, मैम इन मैम देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, अभी देखो ना, अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद से अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है फिर पूछना। देखो जरा, हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा, यस अ फंक्शन। सबसे पहले तो एवरी स्टूडेंट विल गेट सर्टेन मार्क्स, चाहे जीरो ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा तो जरूर। सो एवरी स्टूडेंट गेट्स सम मार्क्स। तो ये वो वाला क्राइटेरिया हो गया, दो क्राइटेरिया बताया था ना मैंने फंक्शन के लिए, कि एवरी प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज, तो सबका कुछ ना कुछ इमेज होगा। एवरी स्टूडेंट हैज गॉट मार्क्स, और एक बच्चा को एक ही मार्क्स मिला होगा, ईच स्टूडेंट गेट सिंगल मार्क, गेट्स सिंगल मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जो कह रहे हो, मान लो कि 45 जो है वो 3 बच्चों के आ गए, पहले दूसरे और तीसरे के, तो भी यूनिक क्राइटेरिया फेल नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट बच्चे को भी 45 मिला, एक ही मिला, सेकंड बच्चे को भी एक ही मार्क्स मिला 45, थर्ड बच्चे को भी एक ही मार्क्स मिला 45, इसलिए ये फंक्शन होगा बच्चे। अब समझ में आ गया फंक्शन क्यों है? अब किस टाइप का फंक्शन है? तो ये हो जाएगा मेनी वन। जो तुमने पॉसिबिलिटी बताई थी कि एक से ज्यादा बच्चों के सेम मार्क्स आ सकते हैं, तो वो टाइप ऑफ फंक्शन में आएगा मेनी वन। और इंटो भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि किसी भी बच्चे के 0 नहीं आए हों, किसी भी बच्चे के 100 नहीं आए हों, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कोडोमेन में जो कि रेंज में इंक्लूड नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दिस फंक्शन टू बी एज इंटो फंक्शन, ठीक है। तो अगर होगा भी तो एक्सट्रीम केस जिसको कोई नहीं काट सकता, ये मेनी वन इंटो का होगा। आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन था 3 से 4 नंबर का, पूछा गया था 2011 में, सेट से रिलेटेड था और फंक्शन से रिलेटेड था, ठीक है बच्चे। तो ऐसा और भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम से सोचना पड़ेगा, या कुछ ऐसे लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा कि हमारी बात कहाँ गलत हो सकती है, वो सब सोच समझ करके आंसर लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, और टाइप्स ऑफ फंक्शन कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। नाउ सी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, और हम बार बार बच्चों को बताते हैं, फिर से एक बार आपके लिए है ये, क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं हर क्लास में। 9311 377 321, इस नंबर पे आपको अपना नाम, कॉलेज का नाम और कोर्स जैसे MME1, ये 3 चीज़ें लिख करके मैसेज कर देना है। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको यहाँ से क्या क्या हेल्प मिलेगा, हमारी जो भी क्लासेस लगने वाली होंगी वो उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी दिन मतलब कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया या टाइमिंग चेंज वगैरह हुआ तो भी आपको पता लगता रहेगा, किस दिन डाउट क्लास हो रही है, ये सब सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस कब यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है उसका लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा, मतलब सारे हेल्प आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अगर कॉल नहीं उठाते हम लोग, क्लास में अगर बिजी होंगे, तो आप एक व्हाट्सएप कर देना, आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है बच्चे। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो शुरू करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये होता क्या है, फिर इसका हम लैंग्वेज लिखवाएंगे। पहले देखो ग्राफ में, मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बना, क्या हम ऐसा कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करे? आपको अगर मैम ये क्या बात कर दी आपने, लो ये बहुत सारे लाइन हो गए, आपने एक लाइन बोला था, हमने तो बहुत सारे लाइन बना दिए।
ठीक है, बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन हमें तो सिर्फ एक से ही मतलब है, उसी से काम चल जाएगा हमारा। अगर एक ऐसा वर्टिकल लाइन मिल गया जो कि ग्राफ को दो जगह कट करता है, तो इसका मतलब है बच्चे कि एक x के लिए दो दो y मिलेगा आपको, क्योंकि इस पे y एक्सिस होता है और इस पे क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो कुछ ऐसी सी चीज मिलेगी ना कि सिंगल x विल बी एसोसिएटेड विथ 2y। क्या ये फंक्शन होगा? सेकंड क्राइटेरिया फेल नहीं कर जाएगा। यूनिक इमेज कहाँ बन रहा है x का, x के तो दो दो इमेज बन रहे हैं, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि नो यूनिक इमेज, यूनिक इमेज नहीं मिला बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का स्टेटमेंट है, इफ एनी वर्टिकल लाइन, if any vertical line cuts the graph at more than one point, more than one point मतलब अगर इस टाइप का है तो भी, at more than one point, then it is not a function, then it is not a function। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट खुद उस एफ के लिए होता है, एक रूल के लिए होता है कि वो खुद एक फंक्शन है या नहीं, ये हम ग्राफिकली डिसाइड कर पाए। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में मजा आ गया ना फिर बच्चे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट खुद के लिए होता है कि हाँ जो गिवन कर्व है ये एक फंक्शन का कर्व है या नहीं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, उसके लिए होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, देखो जरा बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है, एंड इफ वी आर एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, horizontal line such that it intersects the graph at more than one point. What does this mean? That we have more than one x such that their image is same y. तो यहाँ देखो x1 x2 इनका सेम इमेज होगा, कोई बात नहीं, तो ये खुद तो एक फंक्शन है, बट इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जब हम इन्वर्स करेंगे तो उल्टा चलेंगे और उल्टा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक के दो दो इमेज निकलेंगे ना, बट इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट खुद के लिए नहीं होता, उस कर्व को चेक करने के लिए नहीं होता है, उसका इनवर्स जो फ्यूचर में हम सोचने वाले हैं, बनाने वाले हैं रूल के अकॉर्डिंग, विल दैट बी अ फंक्शन और नॉट, इसको चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। याद रहेगा बच्चे। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही लाइन काफी है, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at more than one point, then the graph does not have inverse, the graph has no inverse function, ग्राफ के पास इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो इस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओ। अगर मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आपको पता है ना इसका ग्राफ क्या बनता है। इट रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितना है 5 है। ये तो सबने पढ़ रखा है ना, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर 25। तो इसमें तो बच्चे वर्टिकल लाइन टेस्ट भी फेल करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी फेल करता है, मतलब दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन राइज कर रहे हैं, यानी ये खुद भी फंक्शन नहीं है और इसका इन्वर्स भी फंक्शन नहीं है। तो इट्स सेल्फ एंड इट्स इन्वर्स बोथ आर नॉट अ फंक्शन, एंड इट्स इन्वर्स बोथ आर नॉट फंक्शन। तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चे। ठीक है,
फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब आप समझ सकते हो ये पैराबोला में क्या होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा। एलिप्स में क्या होगा, दोनों ही फेल करेंगे। हाइपरबोला में क्या होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही फेल करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंगल पैराबोला में हॉरिजॉन्टल तो होगा, यानी इसका इन्वर्स तो फंक्शन है लेकिन ये खुद फंक्शन नहीं है। और इसमें क्या होगा बच्चे कि ये खुद तो फंक्शन है क्योंकि हर जगह वर्टिकल लाइन ने एक ही जगह काट रखा है, लेकिन इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो अब ग्राफ देख करके आप बता सकते हो। और एक स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या कहना है आपको, ये खुद भी फंक्शन होता है, इसका इन्वर्स भी फंक्शन होता है, क्योंकि आप यहाँ पर हर जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह कट कर रहा है, और हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारा फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब हो गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, डोमेन एंड रेंज। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, किसी को कोई डाउट? कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नाउ सी, somebody has asked y is equal to root x will be a function or not। तो सी है, y is equal to root x का हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन रूट का तो ग्राफ हमने सीखा ही नहीं है, तो हम तो इसको स्क्वायर करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंड इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, एक पैराबोला होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपने ये वाला पैराबोला पढ़ा हुआ है ना। जब y का स्क्वायर हो और x का डिग्री 1 हो, तब इसी टाइप का पैराबोला बनता है, और सब कुछ पॉजिटिव है तो। अब लेकिन यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स y इज पॉजिटिव ओनली, y इज पॉजिटिव ओनली, क्योंकि रूट लगा दिया है और बाहर में कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा। यानी ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ दिस पैराबोला बट ग्राफ इज ओनली दिस। अब आप इस पे जितनी मर्जी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सब एक ही जगह कट करेगा, और जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन करो, सब एक ही जगह कट करेगा। ये ग्राफ थोड़ा ऐसे होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैम ने एक ही बना दिया, ऐसा नहीं है, ऐसे जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सब पे क्या होगा, एक ही जगह कट करेगा वर्टिकल लाइन, तो ये खुद भी फंक्शन है और इसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया कोमल? तो आपको ये चीज अब एमएमई में इसका खास ध्यान रखना है कि अगर पहले से रूट लगा करके लिखा हुआ है, ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, पहले से अगर रूट लगा करके लिखा हुआ है तो वो एक फंक्शन हो जाएगा। और वहीं पर वाई स्क्वायर, वहीं पर अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेते हैं तो ये पूरा बनेगा, तब वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा, तो नॉट अ फंक्शन। तो ये क्वेश्चन कोमल का इस तरीके से अच्छा और बेटर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज नॉट अ फंक्शन, कि ये तो फंक्शन नहीं हो पाता, बट इसी का दूसरा फॉर्म ले लें, बट y इज इक्वल टू रूट एक्स इज अ फंक्शन। तो इसका जवाब मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने डोमेन और रेंज पे। तो सिमरन आप भी अभी ज्वाइन किए हो, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद आप फर्स्ट क्लास में थे या नहीं थे। तो जब भी कोई नया बच्चा आता है तो हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट होता है कि 9311377321, इस नंबर पे आपको अपना नाम, कॉलेज और सब्जेक्ट लाइक MME1, ये तीनों मैसेज करना है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट होती रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन, दैट व्हेन वी हैव क्लास, व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा क्लास, व्हेन वी हैव बैकअप क्लास, व्हेन वी हैव डाउट क्लास, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एक आपका लिस्ट ही अलग तैयार हो जाता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग बन जाता है। और आप इस पे कोई भी अपनी क्वेरीज करोगे तो फिर आपका नाम एक कोडिंग के साथ सेव हो जाएगा, तो वी विल बी एबल टू आंसर यू, तो बहुत फास्ट आपको आंसर मिलेगा। और आप अगर अननोन बन करके आप फिर बाद में कभी अपनी कोई बात पूछोगे तो फिर उसका आंसर मिलने में आपको लेट लगेगा। तो आप इस नंबर से बस रजिस्ट्रेशन करा लो, बस हमारे यहाँ अगर मैसेज कर दोगे तो आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये काम तो सबको करना ही करना है बच्चे, कर ही लेना। कुछ भी अपडेशन होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पे मिलती रहेगी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज पे। डोमेन एंड रेंज आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन देखो तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अचानक से नहीं बढ़ा देंगे, नहीं तो सभी बच्चे डोमेन नाम से भी डरने लगेंगे।
डोमेन एंड रेंज। अभी थोड़ी देर पहले आज के क्लास की शुरुआत में ही डोमेन एंड रेंज मैंने बताया था कि व्हाट इज डोमेन। तो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होता सेट के अंदर जितने भी इमेज जिसे एरो निकाला था हमने, वो सब क्या कहलाएंगे? ये नेगेटिव जैसा लग रहा है। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस is called domain. Set of all pre-images is called domain. Range क्या होता है बताओ? Set of all images. Set of all images is called range. और कोडोमेन हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम रेंज को सर्च कर रहे होते हैं ना, उसे सेट को कहते हैं कोडोमेन। चैप्टर 1 में जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पढ़ना है एमएमई 1 में। अब जब आप एंटर कर चुके हो ना इको ऑनर्स में, तो आपको नहीं पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना तो एक सिचुएशन अब आपको आगे कभी नहीं देखने को मिलेगा। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कब पढ़ते थे? जब माइनस नेगेटिव का अंडर रूट निकालते थे। एक मिनट, मेरा लैपटॉप अब डिस्चार्ज हो रहा है, पर चार्जर लगाने दो। जब नेगेटिव का अंडर रूट लेते थे तब हम करते थे ना +-5 आयोटा। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता था, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट अब हम लोग रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रूल 1 कहता है डोमेन के लिए कि अगर रूट अंडर एफ एक्स है तो इज डिफाइंड ओनली फॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई बता सकते हो इस टाइप की चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ तो मैंने बताया हुआ है चैप्टर 1 में, मुझे बस देखना है कि किसको याद है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर कोई चीज है तो हम उसके लिए एक लिटरेचर का वर्ड यूज करते हैं। नॉन नेगेटिव बताया था। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे बच्चे इसको, क्योंकि 0 को ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव माना गया। वो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। तो हम इसको नॉन नेगेटिव जरूर बोल सकते हैं। मतलब 0 अगर आ गया तो नॉन लग जाएगा और दूसरे वाले को छोड़ दो। तो नॉन नेगेटिव का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, ये लॉजिक हमें पता है। दो ही रूल बस हमें एमएमई 1 में लगाने हैं। और एक गुड न्यूज ये भी है कि अब सारे ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो सारे गए, तो उन सब का डोमेन और रेंज भी पढ़ने से हम बच गए। तो हमें डोमेन एंड रेंज में सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, यही सब मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलना। रूट एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स रेशियो फंक्शन। चलो एक बार जरा इसका भी लॉजिक डिस्कस कर लें। ये आपको पता होगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? पता है या नहीं? 0 को हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि k इंटू 0 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर के 0 दे देगा। बट k अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है बच्चे कि जब हम डिनोमिनेटर में और छोटा और छोटा और छोटा वैल्यू डालते चले जाते हैं तो पूरी वैल्यू क्या बढ़ती चली जाती है। तो जब हम काफ़ी क्लोज चले जाएंगे 0 के पास, लिमिटिंग अप्रोच 11-12 में आपने पढ़ा होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। पढ़ा नहीं है लिमिट में? तभी तो हम लोग ये पुट करते थे 5/0 इन्फिनिटी पुट कर देते थे ना, h और लिमिट। ये सब यहाँ भी पढ़ना है बच्चे, सब आपका टेस्ट काम आएगा, सारा नॉलेज यहाँ काम आएगा। चैप्टर 6 में आएगा ये सब। चैप्टर 4 में भी है थोड़ा बहुत, लिमिट अप्रोच से हम लोग डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे, ये सारा है। तो आपको याद रखना है कि समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, एंड तीसरा है कि समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो हम लिख तो देते हैं इन्फिनिटी, बट इज इन्फिनिटी अ पर्टिकुलर नंबर? नो, इन्फिनिटी इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर। इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है किसी को पता ही नहीं है, वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस सोचा समझा हुआ अपने ख्यालों की दुनिया का एक नंबर है। मान लिया जाता है कि यही होगा लास्ट नंबर। तो एफ एक्स बाई जी एक्स के बारे में बच्चे हम लोग ये लिखते हैं इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा व्हेन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो फंक्शन के लिए यानी नॉन जीरो जी एक्स के लिए ही एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होगा? डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉन जीरो जी एक्स के लिए ही एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होगा? डिफाइंड होगा।
बस यही दो रूल आपको याद रखने हैं, आप सारे क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। तो देखो जरा कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर मैंने आपको दे दिया रूट अंडर 4x+3, आप क्या करोगे? सबसे पहले दिमाग लगा, अरे ये कौन सा फंक्शन है, तो मैम ने पढ़ाया था लॉजिक 1 रूट अंडर वाला। तो लिखेंगे रूट अंडर 4x+3 इज डिफाइंड। ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, सब बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं, अरे मेरा यही आंसर आया है लास्ट में, लेकिन नंबर सबको अलग अलग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उनका फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन सही नहीं होता। तो हैंडराइटिंग तो अब सुधारने का समय गया, 12th पास कर गया, अब क्या हैंडराइटिंग सुधारोगे? जिसका जो बनना था बन गया। तो अब बस आप एक ही काम कर सकते हो कि आप लैंग्वेज इतना सुंदर लिखो, इतना बढ़िया लैंग्वेज बनाओ कि टीचर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और टीचर को लगे यार इस बच्चे को सब कुछ आता है। और फटाफट बस टीचर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो खुश होकर के नंबर ज़्यादा मिलते ही मिलते हैं। और टीचर को ज़्यादा घुमाओगे, ज़्यादा गंदा गंदा लिखोगे, बहुत कटिंग फटिंग करोगे, तो टीचर करेगा अरे बहुत मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, इसके एक कॉपी के बजाय तो हम 4 कॉपी दूसरे बच्चों का चेक कर लेते हैं, इसने मेरा टाइम बहुत बर्बाद कर दिया। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। रूट अंडर 4x+3 इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब? जब 4x+3 हो जाएगा नॉन नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो सभी को आता है। क्या करेंगे बताओ? 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो डोमेन में हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा है ना, तो -3/4 को इंक्लूड कर लेना है। तो हम बिग ब्रैकेट लिखेंगे, और इन्फिनिटी को तो कब इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं, तो ओपन ब्रैकेट में ही डाल देंगे। ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा कि आप कुछ भी यहाँ डालोगे, वैसे तो ये आएगा हमेशा पॉजिटिव 4x+3, और पॉजिटिव का अंडर रूट क्या होगा? पॉजिटिव। सो रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने 0 से इन्फिनिटी डाल दिया। ठीक है बच्चे, ये तो इजी था, ये तो सबको आ रहा होगा समझ में। y इज इक्वल टू 2x-1 अपॉन x²-x, ये भी इजी है। इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे बच्चे? हम लोग लॉजिक 2 लगाएंगे, बिकॉज इट इज अ रेशियो फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि दिस रेशियो फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ it is defined only if x² - x is not equal to 0। तो x² - x is not equal to 0 का मतलब क्या हुआ? एक बार x कॉमन तो ले लो, x इंटू x -1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 में थोड़ा सा वियर्ड लगता, नहीं पसंद आता, कोई बात नहीं, मैंने इज इक्वल टू 0 के साथ ही सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू 0 आ गई और 1 आ गई, लेकिन हमें तो चाहिए था नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि डोमेन में सभी वैल्यूज लेंगे, लेकिन सिर्फ किसको निकाल फेंकेंगे? 0 और 1 को निकाल दो। तो रियल नंबर में से, सारे रियल नंबर में से 0 और 1 को निकाल दो, जो बच गया दैट इज आवर डोमेन सेट। क्लियर बच्चे? अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, 0 नहीं लेना, सो यू कैन टेक एन इंटरवल फ्रॉम -∞ to 0, then you can take another interval from 0 to 1, and the next one from 1 to infinity, and never try to include 0 and 1. Then in that case our domain will be what? Domain will be from -∞ to 0 with open bracket, always remember, क्योंकि हमें 0 और 1 को include नहीं करना है। Then union, this region or this region or this region, all are acceptable. So it will be from 0 to 1 and union 1 to infinity. आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। एक और छोटी सी बात, कि हमें हमेशा जब भी वैल्यू को लिखना है सेट में, तो हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे बच्चे, क्योंकि एक सेट में से एक सेट का ही डिफरेंस निकाल सकते हैं, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ये एग्जाम्पल आ गया सबको समझ में? और जब रेंज पे आएंगे, तो रेंज के लिए क्या ऐसा कुछ मिल रहा है कि हम ये नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकाल सकते? सब निकाल सकते हैं।
रेंज के लिए आपने 11th-12th में पढ़ा भी था, तो जरा उस लॉजिक से एक बार करते हैं। 2x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वन। इनवर्स फंक्शन निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस टू इंटू एक्स, इसको उधर लेते आएंगे तो, और प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे। अब x के लिए क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस के साथ b, और ये हो जाएगा c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So it will be y plus 2 plus minus, देखना, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y माइनस 4y अपॉन 2y। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू प्लस माइनस, ये देखो ना यहाँ पर जरा, ये प्लस 2y है, इसके साथ मिलकर के माइनस 2y हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा रूट अंडर y माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 2y। जब ये बाहर निकलेगा तो y प्लस टू प्लस माइनस y माइनस टू अपॉन 2y। एक बार जब प्लस लेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा y प्लस टू प्लस वाई माइनस टू अपॉन 2y, और एक बार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस टू माइनस वाई प्लस टू अपॉन 2y। वाई वाई कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया, 1/2। x इज इक्वल टू कितना बच गया, 1/y, नहीं 4 है ना, तो 2/y। तो एक फंक्शन निकल करके आया x इज इक्वल टू 2/y। तो बस रेंज में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही y की वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे हम डोमेन में x के लिए सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही रेंज में हम y की वैल्यूज निकालते हैं। तो रेंज में सिर्फ y ज़ीरो नहीं आ सकता, तो हम लिखेंगे रेंज में ऑल रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया, यस। मैम जो x इज इक्वल टू वाई प्लस टू प्लस वाई माइनस टू है मैम, उसमें तो वन बचना चाहिए ना मैम, टू बाई अपॉन टू बाई। कौन सा, मैम ये वाला, मैम क्या वन बाई टू है? हाँ हाँ हाँ, ये वन होगा। ठीक है, ये सब ना थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देते रहना क्लास में। ये सिर्फ आज के क्लास के लिए नहीं, आगे के लिए भी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में ना, ये मेरा बचपन से रहा है वीकनेस, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दे करके बीच बीच में उसको करते रहना, क्योंकि जल्दीबाजी में लगता है ना तो वो हो जाता है गलत। ध्यान आगे के टॉपिक पे होता है तो इतना इग्नोरेंस मेरा हो जाता है। चलो ये तो हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मुझे सोचना है कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। सो आई थिंक टुडे वाज फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 2 ना, तो नेक्स्ट विल बी क्लास 2 ऑफ चैप्टर 2। उसमें बच्चे अभी डोमेन और रेंज के मुझे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं, तो एक क्वेश्चन इससे शुरुआत करेंगे। ये हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी क्यूरियस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, तो वो बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं। याद रखना रूट पूरे पे लगा हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे। और एक दे रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ प्लस वन बाई एक्स माइनस वन टू द पावर हाफ। और कुछ डोमेन रेंज के क्वेश्चन जो हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले, ये हम लोग चैप्टर 8 में भी करेंगे। तो अभी 10 ईयर से डोमेन एंड रेंज का जब भी आप देखोगे तो आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल भी मिल जाएगा, तो वो तो चैप्टर 8 के बाद ही होगा। अभी चैप्टर 2 में सिर्फ इसी टाइप का फंक्शन हमें करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और ढूंढ करके रखेंगे ताकि हमें समझ में आ सके अच्छे तरीके से। उसके बाद से फिर हमारा शुरू हो जाएगा ग्राफ, मतलब नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट मीटिंग में डोमेन रेंज का क्वेश्चन करके और फिर ग्राफ पे हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो सेकेंड मीटिंग में हम लोग शुरू कर देंगे ग्राफ, बेसिक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक फंक्शन में। अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, देखना चाहते हो, तो ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वहाँ से देख करके आओगे तो आपका चैप्टर 2 पूरा पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमने चैप्टर 2 के सारे वीडियोस डाल रखे यूट्यूब पे बच्चों के ट्रायल क्लास के लिए। तो आप वहाँ जा करके सर्च करना राइट वे क्लासेज एमएमई, आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर 2। हमारा यूट्यूब चैनल भी है राइट वे क्लासेज, वहाँ पे जा करके देख सकते हो।
तो मिलते हैं बच्चे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के साथ।